गुड मॉर्निंग। वेक्टर के क्लास पार्ट 5 में हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसमें यहाँ से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स के बारे में समझेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, कैसे निकालेंगे और क्या क्या कन्फ्यूजन होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर्स और उसके बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है। तो कौन सा एंगल सही होगा ये हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा ए और ये वेक्टर है बी, और इसके बीच में एंगल है 45 डिग्री। दूसरा वेक्टर है इस तरह से, दूसरा वेक्टर है हमारा इस तरह से है, और ये वेक्टर ऐसे चला गया है, ये वेक्टर ऐसे चला गया है। इस वेक्टर का नाम है P और इस वेक्टर का नाम है Q। ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। और एक वेक्टर है हमारे पास यहाँ जो ऐसे गया है, ऐसे गया है। इसका हेड और इसका हेड एक साथ मिल रहा है, इसका हेड और एक हेड मिल रहा है, और ये है 30 डिग्री। इस वेक्टर का नाम मान लेते हैं M और N मान लीजिए। तो तीन फिगर है अपने पास, एक फिगर, दो फिगर और एक फिगर नंबर 3। अब इस तीनों में क्या क्या अंतर है देखिए। अगर हम बोलें कि ये जो है फिगर इसमें 1 में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर भी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो अब सवाल होता है कि ये भी तो एंगल है, ये इंटरनल एंगल और ये एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 45 कितना हो गया? 15 ना। तो 3 ये क्यों नहीं? ठीक, पहला। दूसरा सवाल, इसमें अब गौर से देखिए, तो ये जो जंक्शन है जहाँ ये दोनों वेक्टर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल। यहाँ अगर हम पूछे वेक्टर पी और क्यू के बीच में एंगल कौन है, कितना एंगल है, कितना है? 120 डिग्री। या ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, या ये क्यों नहीं? अब आप बताइए 120 डिग्री होगा या ये? गौर कीजिए, यहाँ टेल एंड टेल मिल रहा था। गौर फरमाइए, यहाँ हेड एंड टेल मिल रहा है, और गौर फरमाइए यहाँ हेड, इसका हेड और इसका हेड मिल रहा है, हेड और हेड मिल रहा है। तो एंगल क्या लें? कंफ्यूज इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। इतना टीचर के पास टाइम नहीं होता है कि इतना तोड़ करके बताएं, 2-4 फार्मूला लिखा दिए और वेक्टर खत्म। लेकिन ये आपको पूरे फिजिक्स में हैरान करेगा कि एंगल कौन ले। और जब एंगल ही नहीं पता है
तो प्रॉब्लम कहाँ से सोल्व होगा, प्रॉब्लम ही नहीं सोल्व होगा। तो अपने पास तीन सवाल बना, 3 सवाल। क्या एंगल हम टेल एंड टेल के बीच में लें, एंगल हम टेल एंड हेड के बीच में लें, या एंगल हेड और हेड के बीच में लें? नहीं, 3 सवाल, 3 कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में आता है। तो आंसर सर ये होगा आपका ओके, आंसर ये होगा ओके, एक कभी ओके नहीं होगा। हेड और हेड के बीच में एंगल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेल और टेल के बीच में एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ कौन सा सही होगा, ये एंगल सही था, और यहाँ ये एंगल सही था, और यहाँ ये एंगल सही था। यहाँ आप 330 नहीं ले सकते। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, गौर से देखिए। तो अभी हम आपको कंफ्यूज कर दिए थे 315 क्यों नहीं, ठीक। तो सर इसमें क्या है, आपको स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, स्मॉलेस्ट एंगल चूज करना है। जब आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है कि 45 डिग्री लें या 315, तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था आपका, ये ठीक। तो ये है आपका ये एंगल। तो एंगल हमेशा लेंगे टेल और टेल के बीच में एंगल लेंगे, क्लियर। टेल एंड टेल के बीच में एंगल लेंगे, हेड और हेड के बीच में लेंगे, और टेल और हेड के बीच में एंगल कभी नहीं लेंगे। अब अगला सवाल, हेड और हेड के बीच में एंगल क्यों लिए, देखते हैं। अब वेक्टर का एक यूनियन है, हम इतने सारे बोले कि 85-90 लगभग आपके जनरली आपको पढ़ना 85-90 वेक्टर्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो वेक्टर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और जब भी ग्रुप बनता है तो एक उसका यूनियन बनेगा, और यूनियन बनेगा तो उसका एक अधिकार होगा। तो वेक्टर का एक अधिकार, स्पेशल अधिकार मिला हुआ है, जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का क्या अधिकार है और वेक्टर क्या बोलता है, इस अधिकार को समझ गए तो वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। वेक्टर बोलता है, वेक्टर का क्या अधिकार है उसको थोड़ा हम लिख देते हैं। राइट ऑफ वेक्टर, उनका अधिकार, अपना अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है वेक्टर के पास। वेक्टर कहता है यू कैन मूव any vector at anywhere at any time। कह रहा है कि आप किसी भी वेक्टर को यू कैन मूव और शिफ्ट लगा दीजिए, आप मूव कर सकते हो, उसको शिफ्ट कर सकते हो, एनी वेक्टर एट एनीवेयर, कहीं भी, किसी वेक्टर को कहीं भी लेके चले जाओ, एट एनी टाइम, बट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप किसी भी वेक्टर को कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा वेक्टर है, इसको मैं जापान में अगर ऐसे है तो ये बोल रहा है कि सर मुझे इंडिया लेके चले जाओ, लेकिन याद रखना मुझे छोटा मत कर देना, मैं इतना बड़ा हूँ ना, तो मैं जापान में जाऊँगा तो इतना ही बड़ा रहूँगा, और लेकिन ले जाओ मुझे, मैं इस कोने में हूँ, मुझे यहाँ लेके चले जाओ, लेकिन ऐसे मत ले जाओ, मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं करो। समझ रहे, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ ऐसे हूँ
तो मुझे यहाँ लेके चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना है, मेरे डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं तो मैं बदल जाऊँगा। मेरे डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ ऐसे था तो यहाँ मैं ऐसे नहीं रहूँगा, यहाँ मैं ऐसे नहीं रहूँगा, यहाँ मैं ऐसे नहीं रहूँगा। मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँगा, जब भी जाऊँगा, एनी टाइम जब भी जाऊँगा, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। न तो आप मेरी लंबाई को बदल सकते हो और न मेरे डायरेक्शन को बदल सकते हो। बाद बाकी आप जहाँ लिखना है लिखो, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखो। मीन्स अगर एक वेक्टर, इसका मतलब एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो इसको हम यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं। देख रहे हैं, ये वेक्टर ऐसे है तो यहाँ जाएगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ लिखेंगे तो ऐसे रहेगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे रहेगा, यहाँ लिखें ऐसे रहेगा, यहाँ लिखें ऐसे रहेगा, यहाँ लिखें ऐसे रहेगा। इधर देखिए, ये वेक्टर ऐसे है, यहाँ जाएगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे रहेगा। इसका मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है तो ऐसे नहीं रहेगा, इसको ऐसे भी कर सकते ना। यहाँ कहाँ किए, ये वेक्टर यही है, या यहाँ ले जा सकते हैं, बोले तो ऐसे मूव कर सकता है ना, ऐसे मूव कर सकता है ना। कहाँ दिक्कत है इसको? हमने तो इसके मैग्नेट लंबाई को नहीं घटाया, इसके डायरेक्शन को नहीं घुमाया, समझ रहे? इसका मतलब शॉर्टकट में क्या हो गया, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, पैरेलली मूव्स, पैरेलली मूव कर जाएगा। एक कोई भी वेक्टर पैरेलली मूव कर जाएगा। अभी जो आपको 3 डायरेक्शन दिए हैं, इसी प्रिंसिपल से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल था ए बी में 45 डिग्री एंगल है, ए और वेक्टर ए था, वेक्टर बी था और 45 डिग्री एंगल था। वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, टेल और टेल के बीच में एंगल बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यही एंगल आपके पास रहेगा। दूसरा सवाल ये था कि पी और क्यू में, क्यू 120 डिग्री का एंगल था, पी और क्यू में पी ऐसे था और क्यू ऐसे गया था, है ना। ये पी था वेक्टर और ये वेक्टर क्या था, क्यू था, और ये एंगल कितना था, 120 था। 1 मिनट के लिए माने 120 ये है, तो ये कितनी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जब मेरा वेक्टर ये वेक्टर दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, मैं थोड़ा छोटा वाला वेक्टर ले लूँ। चलिए, ये वेक्टर मेरा क्यू है, ये वेक्टर मेरा क्यू है। इसका क्या था, टेल था, और इसका क्या था, हेड था। लेकिन हमने आपको क्या बोला है कि हेड और टेल के बीच में एंगल आप ले नहीं सकते। हमने क्या बताया, हेड और टेल के बीच में एंगल ले नहीं सकते, हेड और बीच के बीच में ले नहीं सकते। तो ले नहीं सकते तो इसको आगे बढ़ा दो ना सर, क्या वेक्टर के राइट का कोई उल्लंघन हमने किया, वेक्टर के किसी राइट का उल्लंघन किया? ये वेक्टर बोला था कि मुझे कहीं ले जाओ सर, मेरा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, इसकी लंबाई को मैंने नहीं चेंज किया। बोला कि मेरे डायरेक्शन को मत चेंज करना, मैंने डायरेक्शन को नहीं चेंज किया। अब यहाँ बेचारा हेड और टेल था, यहाँ जाके क्या हो गया, टेल और टेल हो गया, और टेल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ वेक्टर। तो कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री हो गया। आपका जवाब सही है, तो 120 डिग्री होता है या 60 डिग्री, 120 डिग्री मान के अगर इसका न्यूमेरिकल बनाते तो आंसर गलत होता। तो सबसे पहले तो एंगल आपको पता होना चाहिए कि एंगल लेंगे टेल और टेल, और कुछ नहीं, इसको आपको बढ़ा देना है। तीसरा जो सवाल था, उस सवाल में कुछ इस तरह से था आपका कि 2 वेक्टर था, एक बेचारा m था ऐसे, और एक था हमारा n, एक n था, एक वेक्टर n था, और ये 30 डिग्री बना रहा था, हेड और हेड बना रहा था यहाँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर मान लेते हैं m है, ये वेक्टर m है। तो इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको, और इसको थोड़ा बढ़ाइए,
अब आपको आपको हेड और हेड पसंद नहीं है, तो चलिए हम क्या किए, इसको इसको यहाँ ले गए पैरेलली। पैरेलली का मतलब आप किसी वेक्टर को पैरेलली मूव कर देंगे, इसके डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। इसको यहाँ ले गए और इसको इसको क्या ले गए यहाँ ले गए, तो क्या हो गया, टेल और टेल हो गया, और ये एंगल कौन हो गया, इसको काउंट करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना हुआ, 30 डिग्री होगा। तो इसलिए टेल और टेल के बीच में जो एंगल होता है वो हेड और हेड के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण जो हेड और हेड दिख रहा था वो एक्चुअली टेल और टेल के बीच में एंगल था। इसलिए आप एंगल ऑफ वेक्टर का मतलब, एंगल ऑफ वेक्टर का मतलब होगा टेल एंड टेल। इतना याद रखिएगा, टेल एंड टेल। गलती से आप हेड एंड हेड ले सकते हैं, लेकिन ये इसके बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। गुड मॉर्निंग। वेक्टर पार्ट 6 में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल पार्ट बनता है और इसमें हम इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यहाँ दो तरह से हम देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर को दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक तो ग्राफिकली हम कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं ग्राफ में, और दूसरा मैथमेटिकली हम कैसे इसको देखते हैं। तो देखिए, ग्राफ में हम वेक्टर को जो जोड़ते हैं वो याद रखना है कि हमको जोड़ना है हेड टेल, फिर हेड टेल एंड सो ऑन। हेड से शुरू होगा और टेल में जाके खत्म होगा। वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, हेड से शुरू होगा और टेल में जाके खत्म हो जाएगा वेक्टर्स को। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये वेक्टर है, वेक्टर आर और वेक्टर क्यू। तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। वेक्टर को कभी हेड और हेड में नहीं जोड़ेंगे। एक का अगर हेड है तो दूसरे का क्या होगा, टेल आएगा, मतलब ऐसे। और अगर मान लेते हैं आर में क्यू को जोड़ दिए और इसमें बी को जोड़ना है, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन अब सवाल होता है क्या डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। जो डायरेक्शन पहले से दिया रहेगा उसी डायरेक्शन तो सेम ही रखेंगे, लेकिन लाएंगे यहाँ, समझे। लेकिन डायरेक्शन इसका नहीं बदलेंगे। अगर डायरेक्शन ऐसे था तो अभी भी डायरेक्शन ऐसे ही लाएंगे, समझ रहे। तो डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, लेकिन रखेंगे यही, इसका टेल ही यहाँ आएगा। तो पैटर्न क्या है, हेड में टेल को जोड़ना है। एक का हेड रहेगा, दूसरे का टेल आएगा, फिर हेड आएगा, टेल आएगा, हेड टेल, मतलब हेड टेल आते रहेगा। तो ये इस तरह से हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं। और मैथमेटिकली हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ऐसे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ऐसे हम मैथमेटिकली लिखते रहेंगे ए बी सी। और ए का जो भी वैल्यू होगा वो लिख देंगे, बी का जो भी वैल्यू होगा लिख देंगे, सी का जो भी वैल्यू होगा वो लिख देंगे, डी का जो भी वैल्यू होगा, और हम निकालेंगे। तो इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या है, कुछ नियम है। तो उस नियम को पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्राफिकली देखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे और इसका फॉर्मूला क्या आता है। यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होगा, उस फार्मूला को भी देखेंगे और ग्राफिकली कैसे जोड़ते हैं। लेकिन इससे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए कुछ नियम है, उस नियम को, कुछ कंसेप्ट है, कुछ लॉ है, उस लॉ को हम समझ लेते हैं। पहला नियम ये है वेक्टर का, एडिशन
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज, या एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि वेक्टर एक ए है, ठीक है, और एक वेक्टर आपके पास बी है, ओके। तो ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि या तो आप वेक्टर ए में बी को जोड़ दो या बी में ए को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर दो वेक्टर्स है, मेरे पास अगर दो वेक्टर्स है, एक ये है, मान लेते हैं बी, और मेरे पास क्यू वेक्टर है, ठीक है, और बी ऐसे है क्यू ऐसे है, तो मेरे पास लेट यहाँ है, तो अपने पास ऑप्शन है या तो हम इसको ऐसे जोड़ दूं, ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्या करना है। एक का हेड, हेड में टेल, ठीक, जैसे आदमी पे आदमी को चढ़ाना है, तीन मटका फोड़ते हैं तो कैसे करते हैं, मेरा हेड, फिर आएगा टेल, फिर क्या आएगा, टेल आएगा ना, ऐसे ही आएगा ना। मटका फोड़ते हैं तो कैसे, वो वेक्टर का एडिशन का नियम जब भूल जाइएगा तो मटका फोड़ने वाला याद कीजिएगा। मटका फोड़ने वाला कैसे फोड़ता है, एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी, दूसरा आदमी के ऊपर फिर तीसरा आदमी, ऐसे ही मटका फोड़ता है ना। तो देखिए क्या आया, हेड पे टेल, और इसके हेड पे ऐसे टेल। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को ऐसे ही हम करते हैं। तो ये है कि अगर ये वेक्टर हमारा ऐसे है ए, तो या तो हम इसको ऐसे जोड़ दूं, ठीक, या इसको क्या किए, इधर लाए, या इसमें इसको जोड़ दें। तो बोलिएगा कैसे जोड़ेंगे, अरे ऐसे ले गए, ऐसे ले जा सकते हैं ना, ऐसे तो ले जा सकते हैं, ऐसे तो ले जा सकते हैं, ऐसे तो ले जा सकते हैं, क्या हुआ, ऐसे तो ले जा सकते हैं, अभी भी तो ये ऐसे ही था, वहां गया तो क्या हो गया, बी में क्यू जुड़ गया, या क्यू में बी, या बी में क्यू। अभी भी इसका रिजल्ट देखिए किधर है, इस कोने में रिजल्ट दे रहा है, ये दिखा रहा है कि इस कोने में रिजल्ट है। और अगर हम इसको जोड़ें यहाँ, तो पर भी ये दिखा रहा है कि मेरा इधर देखिए में, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो कम्यूटेटिव रूल्स का मतलब ये हुआ, आप ए में बी को जोड़ दो या बी में जोड़ दो। और अगर मान लेते हैं दोनों वेक्टर ऐसे ही रहता, तब तो और भी आसान था, इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको जोड़ दो। अगर मान लेता ऐसे था, दो वेक्टर ऐसे है, जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, अभी हेड में तो ले नहीं जा सकते, तो इसको आ जाने दो यहाँ, बस जुड़ गया, ठीक है। तो टेल में टेल को मिलाएंगे, टेल में टेल को नहीं मिला सकते, टेल में टेल को मिलाएंगे जुड़ेगा, टेल में हेड को चाहिए ना हमको, और एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, कैसे जोड़ेंगे बताइए, कैसे जुड़ेगा, जुड़ेगा, यस जुड़ेगा सर, कैसे नहीं जुड़ेगा, जाने दो, यस हुआ। ये इसका हेड और इसका टेल यहाँ से चला था, बेचारा यहाँ पहुँच गया, रिजल्ट मेरा क्या हुआ, ये रिजल्ट हो गया। तो ये इस तरह से हम जोड़ते हैं। तो इसको कहते हैं, कौन सा लॉ कहते हैं, क्यूम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ये क्यूम्यूटेटिव लॉ अलजेब्रा में भी यही होता है, 5 + 2 = 2 + 5। क्लियर, ये अलजेब्रा में भी ये लॉ काम करता है। अगला नियम है
एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव्स का मतलब अगर आपके पास 3 वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर है, तो आपको जैसे जोड़ना है, आपके पास एक ऑप्शन है कि पहले a और b को जोड़ लो, फिर बाद में c को जोड़ो, या a में b और c को जोड़ दो। इनमें से किसी भी तरह से आप निकालेंगे तो रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, जैसे अगर आपके पास 2, 3 और 8 था, तो आपके पास n नियम था कि नहीं हम 5 में 8 को जोड़ दें। आपने क्या किया, इस दोनों को एक में जोड़ के दिया, तो कितने हुए 30। या आप बोलेंगे नहीं मैं इसमें 11 को जोड़ दूं। आपने क्या किया, ब्रैकेट ही नहीं लिखा, ये दोनों को पहले सोल्व कर लिया और फिर इसका जो रिजल्ट आया उसको 2 में जोड़ दिया। तो ए और बी का मतलब ये नहीं कि ठीक है ना मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये दोनों को रिजल्ट निकाल दिया, ये दोनों का रिजल्ट निकाल दिए और इसके रिजल्ट को सी में जोड़ दिए। और बी और सी का मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट में सिर्फ लिख दिए तो काम चल गया, नहीं, बी और सी के वो सोल्व कर लिए और इसका रिजल्ट ला दिए और इसके रिजल्ट को इमें जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तीन अगर हमारा 3 वेक्टर है, लेट हमारे पास 3 वेक्टर है, ए है और ये है, अगर ऐसे है तो आपको जैसे जोड़ना है जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, या तो इसको हम ले जाके यहाँ चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको ले जाके हम यहाँ चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जिस ऑर्डर में आपको लिखना है, लेकिन इतना याद रखना है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप उसको पैरेलल मूव कर लीजिए, जो जैसे है अगर ये वेक्टर ऐसे है तो इसको जहाँ भी ले जाओ, धरती पे जहाँ भी ले जाओ, आसमान में जहाँ भी ले जाओ, पाताल में जहाँ भी ले जाओ, ये वेक्टर ऐसे ही घूमेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, इसको जहाँ ले जाओ ऐसे ही जाएगा। समझ रहे हैं? बस इतना ही ध्यान रखना है वेक्टर में, बस वेक्टर का सारा सवाल सोल्व होते रहेगा, उसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर follows distribution of multiplication। इसका मतलब याद होगा अलजेब्रा में कि 3 गुने 2 प्लस 5 था, तो आप क्या करते थे, 3 गुने 2 और प्लस 3 गुने 5, यही वेक्टर में होने वाला है। तो वेक्टर में 2 तरह का गुना होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, आगे देखेंगे। मीन्स ऐसे ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा रिजल्ट मेरा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरा क्रॉस, ऐसे, यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यहाँ 2 तरह का गुना होता है वेक्टर में। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में 3 लॉ हमको पढ़ना रहता है। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो 3 लॉ पढ़ना है हमें।
बहुत आसान है, टेंशन लेने का नहीं, बहुत आसान है। एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स हो जाएगा, दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स के लिए लागू होता है। दो वेक्टर को जब जोड़ना है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। एक को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये भी दो वेक्टर्स के लिए लागू होता है, ये भी दो वेक्टर्स के लिए लागू होता है। और तीसरा कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये मोर देन टू वेक्टर्स के लिए होता है। दो से अधिक वेक्टर हो तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करते हैं। ये बुक में और टीचर इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक नहीं समझेंगे तब आपको लगेगा कि तीनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो पता चलेगा अरे तीनों तो एक ही है, तीनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा। तीनों मिला जुला के एक ही चीज को घुमा घुमा के बताता है, लेकिन मतलब सबका एक ही है। बतिया इज दी सेम, तीनों की बतिया सेम ही है, एक ही स्टाइल से इसको बनाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या बताता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर समझना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो पहले तो रिजल्टेंट को समझ लें कि रिजल्टेंट क्या होता है। और ये रिजल्टेंट आपको बहुत परेशान करेगा। मेडिकल के और इंजीनियरिंग के बच्चों को ये रिजल्टेंट बार बार यूज होता है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी यूज होता है, बार बार यूज होता है रिजल्टेंट। तो एक बार रिजल्टेंट को समझ में आ गए तो कहीं भी रिजल्टेंट लगा दो तो उसका मतलब वही होगा। तो रिजल्टेंट और नेट ये हमें समझना है। एक केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है रिजल्टेंट, और फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट क्या है इसको थोड़ा समझे कि रिजल्टेंट कहते किसको है। अगर रिजल्टेंट समझ में आ गया तो रिजल्टेंट वेक्टर भी समझ में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कहते किसको हैं उसको हम एक सिंपल भाषा से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपके यहाँ लड्डू बन रहा है, और आपके पास लड्डू का दुकान है, ठीक है। आप 3 लेबर को रखे हुए हैं, ए बी सी, 3 लेबर को रखे हुए हैं लड्डू बनाने के लिए। तीनों लेबर मिल करके 1000 लड्डू आपको बनाता है 1 घंटे में। तीनों आदमी मिल करके 1 आवर में 1 आवर में आपको 1000 लड्डू बना के देता है। और 1000 लड्डू बनाने में ये लेता है आपको 300 रुपया, ये लेता है आपको 400 रुपया, और ये लेता है आपके पास, चलिए 500 रुपया लेता है। 3, 4 और 500 रुपया लेता है। टोटल लड्डू बनाने का 1000 लड्डू बनाने का कितना रुपया लेगा, 300, 400, 700, 7, 5, 1200 रुपया इन्होंने चार्ज किया आपको। 1000 लड्डू बना के दिया 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में कितने लड्डू बनाया, 1000 लड्डू बना दिया, और 1200 रुपया बोला कि 1200 रुपया लगेगा सर, 1000 लड्डू है, ठीक। एक आदमी आया, बोला, एक आदमी आया बाहर से डी, बोला कि सर मुझे नौकरी पर रख लो ना। आपने क्या बोला कि नहीं 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 मेरे पास आदमी फुल है। तो बोला कि सर इनको हटा दो ना, मुझे रख लो ना। तो आपने बोला कि क्यों हटाऊं इनको,
बोला कि सर 1000 लड्डू मैं बना दूंगा अकेले, लेकिन 2 आवर में, 2 घंटे में बनाऊंगा, तो आप रखेंगे नहीं, क्योंकि आपने ऑर्डर बुक किया है सामने वालों को कि 1 घंटा में आपको 1000 लड्डू बना देंगे, और ये बोल रहा है कि मैं 2 घंटा में 1000 बना दूंगा, इस तीनों को हटा दो, मुझे रख लो, तो नहीं रखेंगे। ये अगर ये बोला कि सर मैं 1 घंटा में मैं अकेले 1000 लड्डू बना दूंगा, लेकिन मैं चार्ज लूंगा 1400 रुपया, तो आप नहीं रखेंगे। बोले कि नहीं रहने दो, तो इसी तीनों को रहने दो, 1200 में काम चल जाता है, 1 घंटा में ये भी 1000 बना देता है। तुम भी 1 घंटा में अगर अकेले बनाओगे तो 1000 लड्डू बनाओगे और चार्ज तो ज़्यादा पड़ जाएगा। अब ये क्या बोला कि सर मैं 1200 रुपया में अकेले लड्डू बनाने का जिम्मेवारी ले लेता हूँ, 1 घंटा में मैं बना दूंगा। क्लियर? ये 3 आदमी मिलके रिजल्ट कितना दे रहा है? 1000 दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है, और सेम टाइम में, कंडीशन सेम। कंडीशन क्या है? सेम। रिजल्ट सेम, कंडीशन सेम, रिजल्ट सेम, नंबर डिफरेंस, ओनली नंबर डिफरेंस, हेयर 3, हेयर 1, नंबर डिफरेंस, सेम कंडीशन, रिजल्ट सेम। सेम कंडीशन 1200 रुपया, सेम रिजल्ट, सेम कंडीशन 1200 रुपया, सेम कंडीशन 1 घंटा, सेम रिजल्ट 1000 लड्डू। तो ये जो डी आएगा, उस डी को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मैन पावर। इस तीनों आदमी के बदले अगर एक आदमी वही काम उतने ही समय में, उतने चार्ज में अगर कर दे, तो उस आदमी को 3 आदमी के बदले क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मैन। इसी तरह 3 बल के बराबर कोई एक बल आए, उतना ही समय में उतना ही काम कर दे, सेम काम कर दे, तो उस बल को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? एक से ज्यादा बल के बदले में एक बल आएगा। मोर देन 2 फोर्स, मोर देन 2 एक्सेलरेशन, मोर देन 2 डिस्प्लेसमेंट के बदले अगर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट आए जो कंडीशन में सेम रिजल्ट दे, तो उसको औरों के बदले में क्या कहेंगे? रिजल्टेंट कहेंगे। तो रिजल्टेंट समझ में गए? तो रिजल्टेंट क्या है? टोटल रिजल्ट एक ही कंडीशन में दे, तो उसको कहते हैं रिजल्टेंट। तो यही वेक्टर्स में भी होगा। जब बहुत वेक्टर एक साथ काम कर रहा हो और आपके मन में जिज्ञासा हो कि क्या कोई ऐसा वेक्टर है जो इन सब के बदले अकेले काम कर दे, हम उतना ही रिजल्ट दे, उतना ही समय पे एक ही वेक्टर मेरा सब काम कर दे, तो उस एक वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद एक जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब ये हो जाएगा टोटल। सिंबल मैथमेटिक्स के भाषा में हो जाएगा टोटल। तो अब रिजल्टेंट समझ गए? तो अब रिजल्टेंट को थोड़ा, ये तो सिंपल कहानी के तरह में सुनाया है, अब हम आपको फिजिक्स की भाषा में वेक्टर में ले जाते हैं, और वेक्टर में रिजल्टेंट किसको कहते हैं वो हम बताते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक आदमी ए से चला और कहाँ पहुंच गया? बी पे। बी से चला इधर की तरफ, पहले किस में गया? ईस्ट में गया था। ए से स्टार्ट किया, ईस्ट में गया, फिर ये बेचारा नॉर्थ में गया, फिर ये बेचारा को क्या मिला? वेस्ट में चल गया। यहाँ क्या गया? वेस्ट में चल गया। ये मान लेते हैं कि 10 मीटर गया ईस्ट में, इसके बाद में नॉर्थ में 5 मीटर गया, ये 3 मीटर फिर बैक आ गया, फिर ये बेचारा 4 मीटर कहाँ गया? फिर नॉर्थ में गया। ठीक, तो 1 2 3 4 बार इसको मूवमेंट किया। कहाँ से चला था?
ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई गया। क्लियर? क्लियर है? रिजल्टेंट कहता है भैया हमको कहानी से मतलब नहीं है, आपने इस लेबर को बोला था कि ई पे चले जाओ और ये सारी दुनिया को घूमते गया, आप इसका जो बिल जो पास करेंगे वो कैसे पास करेंगे? भैया ये सारी दुनिया घुमा, तुम अपनी वजह से घुमा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम ओवरऑल ए से ई पे गया, तुम ओवरऑल कहाँ गया? ई से ए से ई पे गया, तुम्हारा ये रिजल्ट है, ये दूरी हमको चाहिए, इतनी दूरी का चार्ज मिलेंगे तुमको, तुम किधर घूम के गया। तो इसको क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो अब ये समझिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट का मतलब टेल, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कहाँ है मेरा? ये यहीं से तो स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड हेड, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर कहाँ है? यहाँ जाके इंड हो गया है, यहाँ जाके इंड हो गया है। हेड ऑफ लास्ट वेक्टर को मिला दो, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अगर बोलिए अगर ये एक दो भुजा होता तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। तो इस नियम को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है भैया, मेरे पास पॉलीगोन हो गया, बहुत सारे भुजा हो गया। पॉली का मतलब क्या? पॉली का मतलब मेनी, मेनी, और गोन का मतलब क्या? साइड। मेरे पास बहुत भुजा है तो क्या हुआ? है तो है। अभी भी हम वही करते, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर अगर यहीं तक जाता आदमी तो मिलाते, तो ये हो जाता ट्रायंगल लॉ। और बहुत गया तो क्या हो गया? बहुत गया तो इसी को कहते हैं पॉलीगोन लॉ। और ये तो ग्राफ में देखें, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? मैथमेटिकल इक्वेशन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई बराबर मेरा रिजल्ट आ गया ए ई आंसर। इसी ए ई को बोलेंगे रिजल्टेंट। मतलब ये पूरा 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 दुनिया घूम के काम तो इतना ही ना किया, लड्डू तो 1000 बना। तो इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के लिए भी यही रिजल्ट होगा, फोर्स के लिए भी यही, डिस्प्लेसमेंट के लिए यही, मोमेंटम के लिए यही, दुनिया में जितने भी वेक्टर है इसको हम ऐसे ही रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे रिजल्ट निकालेंगे? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? स्केल लेंगे और सीधे सीधे जोड़ देंगे, और इसको अगर निकाल लेंगे, इसको जो निकाल लेंगे उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो मोटा मोटी आप समझ गए कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है मैथमेटिकली। ऐसे तो आप पता चला नहीं कि ये ए ई कितना होगा, कितना मीटर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे। तो पहले छोटी छोटी स्टेप्स में देखते हैं, फिर बड़े स्टेप्स में आएंगे। अब हम मेरे पास 2 वेक्टर हैं मान लेते हैं। एक वेक्टर है मेरा ए पी और ये वेक्टर है क्यू। ओके, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, हमारे पास 2 वेक्टर है पी और क्यू, और दोनों के बीच में एंगल थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, कुछ भी हो, आई डोंट नो। तो हमारे पास 2 वेक्टर है, दोनों के बीच में है एंगल थीटा, और ये दोनों के बीच का एंगल है, आपको पता है क्यों? क्योंकि टेल और टेल के बीच में बन रहा है
तो ये दोनों का एंगल है एक्यूरेट। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर है, इसको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? आपको ये भी पता है कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, आपको पता है कैसे जोड़ते हैं? यस यस यस, ये वेक्टर ऐसे है, अगर जोड़ना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यू को यहाँ लाना पड़ेगा, यस लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि समझने में आसान है। ठीक है, मैं P को यहाँ लाया, कोई दिक्कत? ऐसे तो ला सकते ना उठा के। ठीक है, और Q ऐसे था ना, ऐसे Q था, थीटा था, Q को मैं ऐसे ले आता हूँ, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि Q ऐसे था तो इसको हम ऐसे ले गए। क्यों ले गए? इससे फायदा क्या हुआ कि इसका हेड और इसका टेल मिल गया, क्योंकि वेक्टर को बताए थे जोड़ेंगे तो हेड और टेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलो, इसका मतलब ये है कि हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए? कि यहाँ से चला टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहाँ हेड ऑफ लास्ट, यहाँ इस दोनों को मिला दूं तो रिजल्टेंट होगा क्या? बोलिए, इसका मतलब मेरा रिजल्ट कौन है? ये है। हम यही बोले थे, दुनिया में, पूरे फिजिक्स की दुनिया में, इंडिया से लेकर जापान तक, जापान से लेकर अमेरिका तक, रिजल्टेंट का मतलब यही होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड, और दोनों को स्केल से जोड़ देंगे, इसी को रिजल्टेंट कहेंगे। चाहे वो एक वेक्टर हो, चाहे दो वेक्टर हो, चाहे वो 10 वेक्टर हो। ठीक है, लेकिन इतना ही ध्यान रखेंगे कि जितने भी वेक्टर है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम चेंज नहीं करें। पैटर्न यही होगा, टेल में हेड को जोड़ते जाएंगे, ठीक, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। ठीक, तो अभी यहाँ से कुछ नहीं पता चलेगा। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दे तो, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर ले तो, ये तो मेरा P है ना, ये तो मेरा Q है ना, ये मेरा P है, ये मेरा Q है। ठीक, और ये मेरा थीटा है। चलिए, ये मेरा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, मेरा O है, ये मेरा A है, ये B है, और ये मान लीजिए M है, जो भी है। अब हम ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, ट्रायंगल, तो लेट हमारा ये O है, ये A है, ये B है, ये M है। तो बताइए B और M क्या होगा? B और M क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हमको देखिए, ये दिया हुआ है Q एरो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q ही होगा ना। अभी मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन को भूल जाइए एक मिनट के लिए। तो ये क्या है? Q है, Q वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड Q होगा, तो ये Q है, और ये थीटा है, तो ये क्या होगा बताइए? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यस है। तो चलिए, साइन थीटा बराबर क्या हुआ है? ये होगा, ये मैंने, ये इसका नाम A रखा है, इसका M रखा है, और इसका H रखा है ना, B B B B B B B। तो चलिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BM बट्टा AB, तो BM बराबर क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BM
इसका मतलब हो जाएगा, और ये भी बराबर क्या है क्यू, तो ये क्यू साइन थीटा हो जाएगा, ये क्यू साइन थीटा हो गया, क्योंकि ये बराबर तो क्यू है ना। अरे ए और बी बराबर क्या है मेरा, क्यू है, इधर गया क्यू साइन थीटा, नहीं हो गया, नहीं समझे तो फिर से बोलिए, समझ गया ना, कोना कोनी गुना कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए। अब इसमें आइए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बाय ए बी, और ए बी क्या है, क्यू है, कोना कोनी गुना कीजिए, ए एम बराबर क्या हो गया, क्यू कॉस थीटा हो गया, ये कितना हो गया, क्यू कॉस थीटा। चलिए अब आप आइए, फ्रोम फ्रोम ट्रायंगल ओ एम बी में, ओ एम बी में आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, यानी कि बेस कितना, ओ एम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ ए, ये तो एच टेल और हेड को बता रहे थे, ओ और ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस एम बी का होल स्क्वायर बराबर ओ बी, यानी कि मेरा आर का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आर का स्क्वायर बराबर ये मेरा पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है पी, पी और प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें, ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आइए, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसमें ये दोनों कॉमन ले लो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और कॉमन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वन ही ना, तो बच गया कितना, टू पी क्यू कॉस थीटा, बस यही तो लाना था, यही लाना था सर, ठीक। अब इसको हम फ्रेश होकर के फ्रेश से लिखते हैं, बस एक काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया ये। इसका मतलब आप ये देखिए अभी तक कि अपने पास एक पी था और एक क्यू था, दोनों के बीच में एंगल थीटा था, हमने क्या किया था, इसको क्यू को ऐसे ही रखा, पी को यहाँ लाया और इसको थोड़ा बढ़ाया था, इसको थोड़ा बढ़ाया और इसको परपेंडिकुलर को मिला दिया था, ठीक। यहाँ मान लेते हैं ओ था, ये ए था, ये बी था, यहाँ जो भी एम लिख दिया, ठीक। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया था, वो हमने इसको मिला दिया था, ठीक है, ओके। ये रिजल्टेंट, ये मेरा आर था, रिजल्टेंट था, ठीक। अब हम जब इसको ट्रायंगल से सोल्व किए थे, ये मेरा क्या हो गया था, थीटा थीटा, तो ये जो वैल्यू आया था मेरा, और ये मेरा क्यू था, क्लियर, ये सॉरी ये पी ना, ये पी, जब पी को लेंगे तो पी यहाँ आ जाएगा, जब क्यू को लेंगे तो क्यू यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब पी को लेंगे तो उस केस में
हम कहीं भी लिख सकते हैं ना, पी को यहाँ भी लिख सकते हैं, पी को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, पी यहाँ हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। पी को लेंगे, हालांकि पहले वाला में आपने क्या किया था, शायद क्यू को लिए थे ऊपर क्या, हाँ तो लिख लीजिए। अगर आप यहाँ पी को लिखते हैं तो क्यू यहाँ लिखिए, क्यू लिखिए यहाँ, पी को यहाँ लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, क्यू को यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्यू होगा क्यू कॉस थीटा, यहाँ क्यू साइन थीटा, ऐसे ही लिखे, चलिए कोई बात नहीं। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा, और ये एंगल हमको पता नहीं, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल पता नहीं। तो अभी हम देखें कि आर स्क्वायर बराबर हमको मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। क्लियर, क्लियर, ओके। अब इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब रिजल्ट कितना होगा, दो वेक्टर जब आपको दिया हुआ हो, दो वेक्टर जब आपको दिया हुआ हो और दोनों के बीच में एंगल अगर आपके पास थीटा दिया हुआ हो, फिर थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन पी वेक्टर पी एंड क्यू, टेल एंड टेल की बात करें सर, इसका मतलब टेल और टेल की बात करें, एंगल का मतलब टेल और टेल की बात करें तो ये होगा। अब अलग अलग एंगल से पूछेगा तो अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब पूछेगा कि दोनों के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 का वैल्यू दे दीजिए, cos 90 कितना, 1, sin 0 0, cos 90 कितना, 1 बोलिए cos 90 कितना, तो ये हम पुट कर देंगे तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, ये नहीं बच जाएगा। तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग हर एंगल पे प्रैक्टिस करते थे, 30 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, पी और क्यू बराबर होगा तब क्या होगा, एंगल 90 होगा तो क्या होगा, एंगल 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, एंगल 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो बीच में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। अब इम्पोर्टेंट है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रिजल्टेंट है पी के साथ कितना एंगल बनाया, और रिजल्टेंट यहाँ क्यू के साथ मान लेते बीटा है, क्यू यहाँ होता ना, ऐसे ऐसे होता ना क्यू, यही उठ के यहाँ गया है ना, अगर यहाँ रहता तो ऐसे होता ना, तो इसके साथ मान लीजिए कि बीटा एंगल बना, तो रिजल्टेंट बीटा के साथ कितना एंगल बना रहा है और रिजल्टेंट मेरा अल्फा के साथ कैसे एंगल, कितना एंगल बना रहा है, ये मुझे देखना है। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम बी में, ओ एम बी में टेन अल्फा क्या, पी वाई बी, ये ना, पी कितना होगा सर, क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इसका मतलब टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा किसके साथ एंगल है, अल्फा किसके साथ एंगल है, पी के साथ ना, रिजल्टेंट एंड पी के साथ, अल्फा किसके साथ एंगल है, रिजल्टेंट पी, तो जिसके साथ एंगल वो यहाँ, जिसके साथ एंगल वो यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोल दे
कि अगर बीटा मेरा क्यू के साथ एंगल बना रहा है तो हमें क्या निकलना पड़ेगा, क्यू रह गया क्या, पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो यहाँ होगा बाद बाकी टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा में साइन ऊपर होता है कॉस नीचे, तो साइन और कॉस ऊपर, बच गया पी इसके साथ, एक और पी इसके साथ, क्यू के साथ बीटा बना रहा है बीटा, तो अल्फा बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का फार्मूला। अब अगले पार्ट में देखते हैं।